हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये आपका 9th चैप्टर है। अभी तक हमने मोशन के बारे में स्टडी किया था। अब हम लोग मोशन के लॉज के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा हमने जो मोशन में पढ़ा था उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या देखा था कि मोशन चैप्टर में हमारा जो बेसिक फोकस था बच्चों, वो बेसिक फोकस था एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्टडी करना। हमने देखा कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी अभी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पर है, फिर थोड़े समय के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए, फिर थोड़े समय के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए, यानी अगर टाइम के साथ साथ अगर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना उसका दो स्टेट होता है। देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक रेस्ट और एक मोशन। ठीक है, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन कौन से वो दो स्टेट्स हैं? तो दो स्टेट जो है उसमें से एक आपका होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। अब ये जो दोनों स्टेट हैं, इसमें से पहला स्टेट जो मोशन हमारा है, ये कैसा स्टेट है? इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है समय के साथ। और रेस्ट कैसा स्टेट है? एक ऐसा स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है समय के साथ। अब उसी तरीके से हमने फिर मोशन को भी दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था बच्चों। एक हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? अब देखिए, इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया था। हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका डिस्टेंस, कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। उसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन होता है। इस ओवरऑल सिनेरियो में हमने यही देखा था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, या स्पीड है, वेलोसिटी है, या कुछ एक्सेलरेशन है, हर एक एग्जाम्पल में, हर एक कंडीशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। और जब वो मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, लेकिन पिछले चैप्टर में जब हम मोशन पढ़ रहे थे और बेसिकली लार्जली हमने मोशन को एक स्ट्रेट लाइन पे स्टडी किया था, वहां पर हमने इस बात पे फोकस रखा था कि ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है तब वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होता है। इस दौरान हमने कभी भी ये जिक्र नहीं किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो आखिरकार उसके पीछे, उसके मोशन के पीछे की वजह क्या है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसमें हम क्वेश्चन में कहते थे कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद दिस मच स्पीड। तो रेस्ट से कार की उतनी स्पीड हुई कैसे? उस मोशन के दौरान कार की स्पीड कैसे चेंज हो रही है, कार की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो मोशन के पीछे का जो रीजन था, मोशन के पीछे का जो कॉज था, जो वजह है, उस वजह को हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस नहीं किया था। उस वजह को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इस बात पे लार्जली फोकस करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है। जो भी वजह है, जो भी कॉज है, जो भी रीजन है, अब जो कहना चाहें उस रीजन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो उस कॉज को, उस रीजन को समझने के लिए पहले आपको ध्यान से मेरे कुछ एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा। उन एग्जाम्पल्स को एक बार आप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चीज को फील करने में, इस चीज को समझने में कि आखिरकार वो कॉज क्या है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या मोशन से रेस्ट पर आता है। तो एक एग्जांपल कंसीडर करिए। सपोज करिए कि आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को आपने एक ग्राउंड के सरफेस पर प्लेस कर रखा है, रख दिया उसको ग्राउंड पे।
अब अगर आप जब आप ग्राउंड पे रखेंगे उस फुटबॉल को, तो क्या होगा, उस फुटबॉल का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा ना, वो फुटबॉल आपका रेस्ट पर होगा। अब अगर आप उस फुटबॉल को उसके खुद के हाल पे छोड़ दीजिए, आप कहीं से कोई धक्का मुक्की नहीं करिए उस फुटबॉल के ऊपर, देन व्हाट विल हैपन, द फुटबॉल विल रिमेन एट रेस्ट। अगर आपको उस फुटबॉल को जो रेस्ट पर ग्राउंड पे रखा हुआ है उसे मोशन में लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस फुटबॉल को अपने पैर से किक करना पड़ेगा। जो फुटबॉल ग्राउंड पे प्लेस्ड है, अगर उस फुटबॉल को हम किक करते हैं, देन द फुटबॉल कम्स इनटू मोशन। उसी तरीके से अगर हाथ में आपके क्रिकेट बॉल है और अपने हाथ में आप रखते हैं इस तरीके से, देन द क्रिकेट बॉल विल बी एट रेस्ट। लेकिन अगर आप अपने हाथ से ताकत लगाकर और एक झटका देते हैं उस बॉल को इस तरीके से, देन दैट बॉल कम्स इनटू मोशन, है ना। अच्छा, जब व्हेन विंड ब्लोज, विंड जब आपकी हवा जब बहती है और जाकर अगर वो पेड़ की टहनियों से टकराती है, पेड़ के पत्तों से टकराती है, तो आप देखते हैं कि वो टहनियां जो है वो हिलने लगती हैं या फिर जो पत्ते हैं वो मूव करने लगते हैं। अगर हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है तो उस दौरान आप देखते हो कि पत्ते वगैरह नहीं मूव करते हैं, ब्रांचेस नहीं मूव करते। लेकिन अगर हवा की स्पीड ज्यादा है तो उस केस में हवा जब जाकर टकराती है तो उस टकराने की वजह से जो टहनियां हैं वो मूव करने लगते हैं, है ना, पत्ते जो है वो मूव करने लगते हैं। एक बच्चा सपोज करो कि साइकिल से जा रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है, आप जिस डायरेक्शन में वो बच्चा मूव कर रहा है आप उसके साइकिल को पकड़कर पीछे की तरफ अगर धक्का लगाएंगे, देन द साइकिल कम्स एट रेस्ट, है ना। अगर एक बच्चा साइकिल में बैठा हुआ है, साइकिल पहले से रेस्ट पर है, अगर आप आगे की तरफ धक्का लगाएंगे तो जो साइकिल रेस्ट पर है इट विल कम इनटू मोशन। इस तरीके के ढेरों अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, साइकिल अगर रेस्ट पर है और उसको अगर मोशन में लेकर आना तो आपको एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, आपको धक्का लगाना पड़ता है उस साइकिल के ऊपर। या फिर एक फुटबॉल जो रेस्ट पर है उस पर आपको अपने पैर से किक करना पड़ता है, एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है ताकि जो फुटबॉल है वो मोशन में आ जाए। क्रिकेट बॉल जो कि रेस्ट पर है उसको अपने हाथ से आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो मोशन में आ जाए, ठीक है। तो ये जो एक्शन है, इस एक्शन को हम लोग बच्चों फोर्स कहते हैं। फिर से उन एग्जांपल्स को रिविजिट करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनको एक बार फोर्स के नजरिए से रिविजिट करते हैं। जो फुटबॉल आपके ग्राउंड पे रेस्ट पर है, आप अपने पैर से क्या कर रहे हैं, आप अपने पैर से जब उस फुटबॉल को किक करते हैं तो किक करने के दौरान आप उस फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। जब आप एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं तो आप अपने हाथ से अपने मसल्स के एनर्जी को यूज करके उस क्रिकेट बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। बॉलर जब बॉलिंग करता है और बैट्समैन जब बैट से उस बॉल को हिट करता है तो वो बैट से बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। जब हवा बहती है और जाकर पेड़ की टहनियों के साथ, ब्रांचेस साथ, लीव्स के साथ टकराती है, उस दौरान इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ब्रांचेस एंड लीव्स, जिस वजह से वो मोशन में आते हैं। बच्चे की साइकिल को अगर आप धक्का दे रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं। वो अगर मूव कर रहा है, उसके साइकिल को पीछे की तरफ अगर आप धक्का दे रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो पुश है, ये जो पुल है, ये जो किक करना है, ये जो थ्रो करना है, ये सारे इनको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो हर एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फोर्स वो रीजन है, वो वजह है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था वो मोशन में आ जाता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो रेस्ट पे आ जाता है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन स्टेट यानी मोशन से रेस्ट, स्टेट बदल गया, या रेस्ट से मोशन, स्टेट बदल गया, तो यानी कि आप बता सकते हैं कि फोर्स वो रीजन है, फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इस चैप्टर में उसी फोर्स के बारे में और उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं उन्हें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स is the cause due to which an object changes
its state of motion, changes its state of motion। फोर्स ही वो रीजन है, फोर्स ही वो कॉज है, फोर्स ही वो वजह है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो मोशन में कब आता है बच्चों? जब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कम्स इनटू मोशन, कम्स इनटू मोशन when external force, अब external का मतलब क्या है इसको भी समझिएगा, when external force is applied। देखिए जब फुटबॉल को किक करना था तो फुटबॉल के ऊपर उसके बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर बाहर से लगे उस फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, और कोई फोर्स जो एक बॉडी के अंदर खुद ब खुद लगे उसे इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में है। हर एग्जांपल को देखिए, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो मोशन में आ जाएगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो रेस्ट पे आ सकता है ना? जैसे साइकिल आपका मूव कर रहा है, आपने फोर्स लगाया, वो रेस्ट पर आ गया। कैसे रेस्ट पर आ रहा है? इट कम्स इनटू रेस्ट जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो आखिरकार फोर्स क्या क्या कर सकता है? एक फोर्स आपने देखा कि भाई फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स जब हम लगाते हैं तो फोर्स ही वो वजह है जिस वजह से ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पर आ सकता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में आ सकता है। कब? जब आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में आ सकता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट पर आ सकता है। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इन इफेक्ट्स को भी हम लोग एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों फोर्स के। तो सबसे पहला इफेक्ट तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में आ सकता है। इट कैन ब्रिंग an object at rest into motion। फोर्स क्या कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसे फोर्स मोशन में ला सकता है। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसे ऑब्जेक्ट फोर्स रेस्ट पर ला सकता है। इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट रेस्ट। तो इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हमने एग्जांपल कंसीडर किया है अभी। इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इनटू मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको फोर्स मोशन में ला सकता है। एक फुटबॉल ग्राउंड पर रेस्ट पर है, जब अपने पैर से फोर्स लगाते हैं देन दैट फुटबॉल कम्स इनटू मोशन। उसी तरीके से इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर सपोज करो कि आप कार चला रहे हैं, कार मोशन में है, अगर आपको कार को रोकना है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के दौरान क्या करते हैं? आप अपने पैर से ब्रेक को दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इट कम्स एट रेस्ट। ठीक है, उसी तरीके से एक बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल को पकड़कर और पीछे की तरफ अगर खींचेंगे, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, देन द साइकिल विल कम एट रेस्ट। है ना? तो एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट पर ले आ सकता है फोर्स, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको मोशन में ला सकता है फोर्स। और क्या कर सकता है भैया फोर्स? और फोर्स के पास क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इफेक्ट हो सकता है फोर्स का? इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्या कर सकता है फोर्स?
फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? सपोज करिए कि उसी बच्चे का एग्जांपल हम लेते हैं। बच्चा धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, अभी उसकी स्पीड जो है वो कम है। अगर आप जिस डायरेक्शन में वो बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दे, धक्का मार दे उस साइकिल को, तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। अच्छा, एक और इफेक्ट है फोर्स का, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? कर सकता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? एक बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है इस तरीके से, बॉल बैट्समैन की तरफ आ रही है। जब बैट्समैन बैट से उस बॉल को हिट करता है तो वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना। तो बॉल को जब बैट्समैन अपने बैट से हिट कर रहा है तब क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स के लगने की वजह से जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर सपोज करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको अब मुड़ना है तो खुद ब खुद तो आपकी गाड़ी नहीं मुड़ जाएगी ना, आपको एक फोर्स लगाना। आप इस कार के स्टीयरिंग पे एक फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से, वो फोर्स आपका जनरेट होता है, कार के जो व्हील्स है उस तक पहुंचता है और फिर वो टर्न होता है। तो फोर्स लगने की वजह से एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो बदल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एक बॉल आ रही है, अगर आप उसको हाथ लगा दें, आपके हाथ से लगकर बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। क्यों? आपके हाथ ने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया है। और एक और चीज हो सकता है बच्चों, फोर्स का इफेक्ट, इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक रबर बैंड है। उस रबर बैंड को अगर आप पकड़कर फोर्स लगाएंगे, उसका जो शेप है वो बदल जाता है ना। या फिर आपके पास अगर एक फुटबॉल या बलून है, आपने बलून को ऐसे हवा भर रखा है, उसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? उसका बलून का जो शेप है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को अगर आप प्रेस करेंगे उसका शेप बदल जाता है, फोर्स लगा है। हर केस में आप फोर्स लगा रहे हैं तो शेप बदल सकता है। तो फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स हैं? एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसे वो मोशन में ला सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसे रेस्ट पर ला सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये भी याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट के दो स्टेट्स होते हैं। मैकेनिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, मोशन और मोशन से रिलेटेड चीजें, उसमें एक ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं, मोशन और रेस्ट। रेस्ट में पोजीशन नहीं बदलता है, मोशन में पोजीशन बदलता है। यूनिफॉर्म तरीके से बदल सकता है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बदल सकता है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है या मोशन से रेस्ट पर आना है या रेस्ट से मोशन पे आना है, हर केस में फोर्स वो रीजन है, वो कॉज है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो बदलता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके आगे हम लोग और चीजें देखते हैं। अच्छा, एक ये भी कर सकते हो, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट में एक और एग्जांपल आप दे सकते हो। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़कर अगर आप बाहर की तरफ खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है। अंदर की तरफ धक्का देते हैं, शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। देखिए, फोर्सेस जो है बेसिकली उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। किस चीज के बेसिस पे? आप बोलोगे सर आपने बताया था कि फोर्स तो इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड है। हाँ, अलग अलग तरीके से फोर्सेस को कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन के फोर्स कैसे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, उसके बेसिस पर हम फोर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी किसी बॉडी के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से, उसके बाहर से किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद अंदर ही अंदर उसके
फोर्सेस अगर हो जनरेट, उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। इंटरनल फोर्स के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, किसी काम का नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स ही वो रीजन है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को बदल पाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने देखा कि फोर्स अगर हम लगाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाता है। जो रेस्ट पर है वो मोशन में आ जाता है, जो मोशन में है वो रेस्ट पर आ जाता है। फोर्स, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है या स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। क्या जरूरी है कि हर बार हम फोर्स लगाएं और ये सारी चीजें हो ही? जरूरी नहीं। जैसे अगर आपके घर में जो बेड है, क्या जरूरी है कि आप उस बेड के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो बेड मूव करने लग जाए? या आपके पास एक जो कार है, अगर आप उस कार के ऊपर फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, क्या जरूरी है कि वो कार आपका मूव करना शुरू कर जाए? तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाए, जो रेस्ट पर था वो मोशन में आ जाए, जो मोशन में था वो रेस्ट पर आ जाए। तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके से फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाएगा और किस तरीके से फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदलेगा? तो उसको समझने के लिए आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स समझना पड़ेगा। देखिए, फोर्सेस जो है उसको बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इस चीज के बेसिस पर फोर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका होता है बैलेंस्ड फोर्स, पहला कैटेगरी क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा कैटेगरी होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा कैटेगरी क्या है बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स आखिरकार क्या है और ये अनबैलेंस्ड फोर्स आखिरकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। देखिए, आई होप आप इस चीज को समझते होंगे कि जरूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार में एक ही फोर्स लगे। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार में बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं खड़ा हूं तो एक तो अर्थ मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जिस फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हूं उस फ्लोर की वजह से ऊपर की तरफ मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसको बाद में आप समझिएगा, उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यानी कि मेरे ऊपर, अच्छा, जो हवा, विंड जो मूव कर रही है थोड़ी बहुत, वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, एयर फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, जब मैं वॉक करता हूं तो सरफेस की वजह से मेरे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त पे एक फोर्स नहीं, एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे फोर्सेस जो वो एक्ट कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं तब हम उन सारे फोर्सेस को, कैसे फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के बाहर से लग रहे हैं, अर्थ मेरे बाहर है, ठीक है, फ्लोर मेरे बाहर है, मैं मेरे बॉडी के अंदर नहीं है ये, तो मेरे बॉडी के बाहर से ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तब उन सारे फोर्सेस को हम ऐड करके देखते हैं कि उन सब का जो रिजल्टेंट है, उन सब को ऐड करने पर जो उनका नेट फोर्स है वो कितना है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है। वो रिजल्टेंट फोर्स आपको बताएगा कि आपका फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। नहीं समझे? इसको समझिएगा फिर से। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। उन फोर्सेस को अगर हम, सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन सारे फोर्सेस को अगर हम डायरेक्शन के साथ, कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो रिजल्टेंट, जो नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स निकल कर आता है, वो टोटल फोर्स बताता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। देखिए, जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, अगर उन सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ ऐड करने पर आपको, अगर उन सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0 के बराबर मिलता है, यानी एक फोर्स 10 न्यूटन का आगे की तरफ, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का पीछे की तरफ लग रहा है, तो दोनों, आगे वाला पॉजिटिव फोर्स, नीचे वाला नेगेटिव, पीछे वाला नेगेटिव फोर्स, तो +10 -10 मिलाकर क्या हो जाएंगे? 0। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 के बराबर है, तो उस केस में उस फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं।
और बैलेंस्ड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। यानी अगर उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। तो सबसे पहले आप समझिए बैलेंस्ड फोर्स क्या है। आप लिखेंगे कि इफ द sum of all the forces, if the sum of all the forces acting on an object, if the sum of all the forces acting on an object is equal to zero, is equal to zero. If the sum of all the forces acting on an object is equal to zero, such forces are called, क्या कहते हैं इन्हें? are called, sorry, such forces are called balanced force. क्या कहते हैं इन सारे फोर्सेस को? बैलेंस्ड फोर्स। ये फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। इसका मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर F2 फोर्स भी लग रहा है, उसके ऊपर F3 फोर्स भी लग रहा है, ऐसे करते करते जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को ऐड करने पर अगर जीरो मिल रहा है, ठीक है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को ऐड करने पर अगर जीरो मिल रहा है तब वो आपका बैलेंस्ड फोर्स है। अब बैलेंस्ड फोर्स समझिए कि बैलेंस्ड फोर्स का क्या है सिनेरियो, कि बैलेंस्ड फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है ना। तो आप लिखेंगे इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैनॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगता है। तो अगला पॉइंट लिख देंगे कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, ठीक है। कब? जब उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object in uniform motion will remain in uniform motion. कब? जब उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है, तब हम कहें कि वो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्स हैं। बैलेंस्ड फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये एक एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, m मास का ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर आगे की तरफ आप लगा रहे हैं सपोज करें F फोर्स, और पीछे की तरफ भी लगा रहे हैं F फोर्स। तो क्या ये फोर्स बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस को अगर आप ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो के बराबर। तो इसीलिए इस केस में जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक ने इस हाथ से पकड़कर आप पर फोर्स लगा रखा है, एक ने इस हाथ से पकड़कर आप पर फोर्स लगा रखा है, ठीक है। अगर दोनों सेम फोर्स
ये जितनी फोर्स से आपको इधर पुश कर रहा है ये उतने ही फोर्स से आपको इस साइड पुश करेगा, तो दोनों फोर्सेस सेम होंगे, तो ना तो आप इधर मूव करेंगे और ना ही आप इधर मूव करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों फोर्सेस है तो सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव फोर्स होगा तो दूसरा नेगेटिव फोर्स होगा। यानी अगर ये वाला फोर्स आपका प्लस एफ होगा तो ये वाला फोर्स आपका माइनस एफ होगा, यानी इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? और फोर्स की जो यूनिट है बच्चों, फोर्स की जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है वैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसको कैपिटल एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये रिजल्टेंट कितना आ गया इसका? 0 न्यूटन। तो अगर ऐसा होगा तब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हाँ, लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा, लेकिन ये एक पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन ये फोर्स, हालांकि ये स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप को जरूर चेंज कर सकता है। बलून के ऊपर आप इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगाइए। देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, तो ये बलून को मूव तो नहीं कराएंगे लेकिन बलून के शेप को जरूर चेंज कर सकते हैं। चेंज करते हैं ना बलून के शेप को, इसलिए आप लिखेंगे कि बैलेंस फोर्स जो है इट कैन चेंज द शेप। क्या चेंज कर सकता है ये? इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? ये क्या कर सकता है? ये एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज जरूर कर सकता है। ये आपका बैलेंस्ड फोर्स था। इसके बाद हम लोग आज अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में सीखेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जरा अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। ये सारा बैलेंस्ड का लिखा हुआ है, मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूंगा, अनबैलेंस्ड का आ जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस्ड फोर्स आपने क्या देखा? बैलेंस्ड फोर्स ऐसा फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग तो रहे लेकिन वो बैलेंस्ड है ना? तो वो बैलेंस्ड है क्योंकि उनका नेट जो है वो कितना है? 0 के बराबर। उन सारे फोर्सेस को ऐड करने पर 0 बराबर 0 न्यूटन का फोर्स मिलता है, तब उस फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा इस हिसाब से? अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का सम, यानी सारे फोर्सेस को अगर ऐड करने पर अगर वो 0 के बराबर आपको नहीं मिल रहा है, यानी नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में उस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is not equal to 0, such forces are called unbalanced force। इस तरीके के फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का सम, यानी उन सारे फोर्सेस को ऐड करने पर अगर आपको उनका सम 0 के बराबर नहीं मिल रहा है तब उस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। यानी सारे फोर्सेस को ऐड कीजिए, ये 0 न्यूटन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया इक्वल, ऐसे कट कर दिया यानी नॉट इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी इन सारे फोर्सेस को ऐड करने पर 0 के बराबर नहीं मिल रहा है, तब उसका एक्शन आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर आएगा। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, तब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा जो रेस्ट पर था, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि इट कैन चेंज, इट कैन क्या आप लिखेंगे? इट विल चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा? ये पक्की बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब वो उसके स्टेट को चेंज कर देगा, यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या फिर वो मोशन से रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड अगर चेंज हो गई तो भी तो स्टेट बदल जाएगा ना, मोशन में भी स्पीड बदल दिया तो स्टेट बदल गया। तो सेकंड पॉइंट लिखा, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
अगला लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कम इनटू मोशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कम इनटू मोशन। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कम इनटू मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके के मोशन की हम लोग बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन चेंज इट्स स्पीड, कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से। क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो अपने स्पीड को बदल सकता है। हो सकता है पहले धीरे धीरे मूव कर रहा हो, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे साइकिल पर अगर आप फोर्स लगाएं तो, धक्का दें तो, एक ऑब्जेक्ट जो तेजी से मूव कर रहा हो सकता है उसके ऊपर फोर्स लगे, उसकी स्पीड कम हो जाए, है ना। तो फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से, और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हो, आपने फोर्स इधर लगाया, अब ये इधर मूव कर गया। ठीक है, उसी के साथ साथ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या आपको दिख रहा है, हाँ, तो इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो रेस्ट पे भी आ सकता है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन कम एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि ये फोर्स भी एक ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। बलून पर ऐसा करिए, इधर से ज्यादा फोर्स लगाइए, इधर से कम फोर्स लगाइए, तभी ऐसे मूव करेगा आगे, है ना, और उसका शेप भी बदल सकता है। तो लिखेंगे कि इट कैन चेंज द शेप, it can change the shape of an object। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो अब जरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये आपके पास, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसको नोट कर लें फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार पहले आप नोट कर लें इसको। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल देखते हैं। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, सपोज करें इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और पीछे की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। क्या ये फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, एक तो ये हमें देखना है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसको पलट देते हैं। मैं कह रहा हूं कि m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए 12 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स। ये फोर्स बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। उसी तरीके से आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। ये फोर्स बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, इसको समझते हैं। देखिए, तीनों फोर्सेस जो है अनबैलेंस्ड है। क्यों? हमने पढ़ा था कि सारे फोर्सेस को ऐड करने पर हमें 0 के बराबर नहीं मिलेगा, तब वो अनबैलेंस्ड होगा। यहां पर देखिए, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को अगर हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स यानी +10 न्यूटन, और फिर आपको ये नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है तो ये 8 न्यूटन नहीं, -8 न्यूटन होगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा, +2 न्यूटन। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका है +7 न्यूटन और नेगेटिव डायरेक्शन में आपका कितना है, -12 न्यूटन। इसको ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए 12 नहीं -12 लिखेंगे, ये हो जाएगा -5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और ये तो आपका फोर्स इसमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो इसलिए आपका +5 न्यूटन के बराबर होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने देख तो लिया कि ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, इन तीनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस्ड लग रहा है,
तो आपसे अगर कोई पूछे कि ठीक है भाई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है और आप कह रहे थे कि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, यानी ये तीनों ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हैं तो ये मोशन में आ जाएंगे। अब अगर ये मोशन में आ रहे हैं तो ये मूव करेंगे, अगर ये मूव करेंगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। कौन से डायरेक्शन में तीनों केसेस में ऑब्जेक्ट मूव करेंगे आपको जानना है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स को ऐड करने पर उनका जो रिजल्टेंट है वो जिस डायरेक्शन में होता है, यानी एक तरीके से ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे यहां पर देखिए इनका रिजल्टेंट क्या है, +2 न्यूटन, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ज्यादा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर देखिए इनका रिजल्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? नेगेटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? नेगेटिव डायरेक्शन। और यहां पर तो एक ही फोर्स लग ही रहा है, उसका रिजल्टेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में, इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, कैसे केस में बच्चों? इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में द ऑब्जेक्ट विल मूव, द ऑब्जेक्ट विल मूव in the direction of, in the direction of net force। और आई होप आप समझते होंगे कि मैं जहां जहां फोर्स कह रहा हूं वहां वहां हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स है, देखिए यहां पर नेट पॉजिटिव है, यहां पर नेट नेगेटिव है, तो ये नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां नेट नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक आखिरी चीज आप सीख लीजिए आज के लेक्चर का। देखिए एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर जिस साइकिल में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में साइकिल का मोशन है, अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट की, उस साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि मोशन जिस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तब स्पीड इंक्रीज होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये एक आखिरी पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूं कि इफ अ फोर्स is applied on object, is applied on object in direction of its motion, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है, in direction of its motion, then its speed, तब उसका जो स्पीड है, देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, अपोजिट टू, यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट टू इट्स मोशन, देन इट्स स्पीड विल डिक्रीज। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। चलिए बच्चों ये नोट कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो कुछ लॉज, आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, अब इस फोर्स के लॉज के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग
पढ़ेंगे और वहीं से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से भी, चाहे तो लखमीर सिंह से भी पढ़ सकते हैं, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, बाय बाय, नोट कर लें।